नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के धर्मस्व, संस्कृति और पर्यटन विभाग के मंत्री धर्मेंद्र लोधी। दमोह की जवेरा सीट से वो विधायक भी हैं और आज हमारे साथ अपने विभाग, राजनीतिक कैरियर और सियासी मुद्दों को लेकर खुली चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लोधी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लोधी जी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बगैर पॉलिटिक्स में आना एक कठिन चुनौती होती है, लेकिन आप एक सामान्य सोच के साथ, सामान्य व्यक्तित्व के साथ, बिना किसी लाग लपेट के पॉलिटिक्स में आए और आप बहुत ही कम उम्र में विधायक के साथ मंत्री पद का जिम्मा, भी तीन महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा संभाल रहे हैं। ये पूरी पॉलिटिकल यात्रा कैसी रही, कहाँ से ये शुरुआत हुई? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको हम कहते हैं कि पार्टी विद द डिफरेंस। ये वो पार्टी है जिसमें सामान्य व्यक्ति भी काम करना शुरू करता है और उसके अंदर योग्यता और क्षमता होती है तो उसे राजनीतिक बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती। ये पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी उठाकर अपने कंधे पर बिठा लेती है और बड़ा बना देती है। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। तो मेरे राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करें तो वैसा कोई विशेष बैकग्राउंड नहीं रहा। बचपन से बाल्यकाल से मैं स्वयं सेवक रहा, संघ की शाखाओं में जाता रहा और संघ का तृतीय वर्ष भी मैंने किया। उसके बाद संघ के विभिन्न दायित्वों पर भी मैं रहा। उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि राजनीति में काम करना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री के रूप में मैंने काम करना शुरू किया और फिर पार्टी ने अगले इलेक्शन में मेरे को टिकट दी और जवेरा जो मूलतः कांग्रेसी सीट है, रत्नेश सालोमन की सीट हुआ करती थी, वो वहाँ अधिकतर कांग्रेस के ही विधायक रहे। तो उस सीट पर हमने कांग्रेस के प्रत्याशी को मैंने पराजित करके ये राजनीतिक यात्रा मेरी शुरू हुई। तो कुल मिला के ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी पार्टी अपने कंधों पर बिठाकर बड़ा बना देती है। जी निश्चित, आपका बैकग्राउंड संघ से आता है, तो संघ तो एक राजनीतिक और वैचारिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की तैयार करने की एक बड़ी पाठशाला मानी जाती है। तो क्या संघ का जो बैकग्राउंड है वो आपके राजनीतिक कैरियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा, या आपका स्वयं का भी कोई राजनीतिक विजन, सोच या ईश्वरीय कृपा, इसका भी योगदान मानते हैं? देखिए, स्वयं इच्छा तो करनी ही पड़ती है। जब इच्छा पैदा होती है कि भाई मेरे को विधायक बनना है, तो उस क्षेत्र में काम भी करना पड़ता है, लोगों के बीच भी जाना पड़ता है, उनकी समस्याएं भी सुनना पड़ती हैं जी, और तब कहीं वो बैकग्राउंड बनता है। संघ का स्वयंसेवक होने के नाते ये है कि संघ जो है वो व्यक्ति निर्माण की पाठशाला है जी। कहीं ना कहीं संघ में काम करने से व्यक्ति निपुण होता है, तज्ञ होता है, देश समाज और राष्ट्र के विभिन्न मुद्दों से ये कहें कि विभिन्न मुद्दों को जानता है, देश समाज राष्ट्र में क्या चल रहा है। तो कुल मिला के संघ का बैकग्राउंड तो है ही, उसके साथ साथ राजनीति में काम करने की जो इच्छा है कि मुझे जवेरा विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करना है, तो ये सारी बातें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि उस समय मैंने बड़ा संघर्ष भी किया, गांव-गांव गया। उस समय जब मैं जिला महामंत्री था तो जवेरा विधानसभा क्षेत्र की 300 बूथ समितियों पे मैं हर बूथ पे गया, बूथ समिति बनाने का काम किया। तो जो फील्ड वर्क होना चाहिए वो फील्ड वर्क मैंने किया और मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा मिला है और वैचारिक संघ की पृष्ठभूमि होने के कारण, वैचारिक होने के कारण उसका भी फायदा मिलता है। देखिए, संघ में कहा जाता है कि एक विशेष प्रकार की विचारधारा का पोषण किया जाता है, लेकिन जब आप सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं, ग्राउंड पर आते हैं, काम करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वही विचारधारा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण से लेकर व्यक्ति निर्माण तक जो एक कड़ी है उसके लिए महत्वपूर्ण है और वही एकमात्र रास्ता है? देखिए, संघ की जो विचारधारा है वो राष्ट्र निर्माण की ही विचारधारा है। जब हम संघ की प्रार्थना कहते हैं कि तो परम वैभवन्नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम, हम अपने इस देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाना चाहते हैं,
हम इस देश को क्रमांक 1 का देश बनाना चाहते हैं, हम इस देश को सबसे ताकतवर देश बनाना चाहते हैं, ये विचारधारा संघ की विचारधारा है। कुल मिला के संघ की शाखाओं में अगर आप देखेंगे तो देशभक्ति के गीत ही चलते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो कुल मिला के संघ जो है देशभक्त लोगों का निर्माण करने की एक पाठशाला है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी पृष्ठभूमि मेरी रही है। जो भी विचारधारा मेरे अंदर है तो कहीं ना कहीं संघ की पृष्ठभूमि से आई हुई विचारधारा है, और मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक छोटा सा स्वयंसेवक हूँ। जी, लेकिन जब राजनीतिक क्षेत्र में करियर बनाने की बात आती है तो कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। प्रैक्टिकल होने में कई चीज़ें आती हैं, वो आप बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। तो वो विचारधारा से थोड़ा डेविएशन तो हो जाता है कि जिस ढंग से संघ चाहता है कि कार्यकर्ता या उसका स्वयंसेवक कार्य करे, जिस त्याग के साथ, जिस सोच के साथ, वो पॉलिटिक्स में संभव नहीं है। नहीं, ये सोचना गलत है कि पॉलिटिक्स में संभव नहीं। पॉलिटिक्स में भी अब आप सोचें तो ये सारी चीज़ें संभव है, और अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना, मुझे लगता है कि जिस विचारधारा से आदमी आया है उस विचारधारा को लेकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारी विचारधारा है उससे कोई समझौता ना हो, और उस विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ें। उज्जैन की पृष्ठभूमि से आने वाले डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में आप संस्कृति, धर्मस्व और पर्यटन ऐसे 3 प्रमुख विभागों के जिम्मेदार मंत्री हैं, और इन्हीं के ऊपर संघ की विचारधारा बढ़ाने का मूल दायित्व भी नजर आता है। तो आप कैसे इन विभागों के माध्यम से आरएसएस की जो सोच है उसको आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग हमारी भारतीय संस्कृति, मध्य प्रदेश की संस्कृति कैसे आगे बढ़े, हमारी जो मान्यताएं हैं वो कैसे आगे बढ़ें, किस प्रकार से युवाओं के बीच में हमारा गौरवशाली अतीत पहुँचे, और युवा जो आज कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्कृति की शिक्षा पद्धति के कारण जिस प्रकार से दिग्भ्रमित हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को जाने, संस्कृति को पहचाने, और उस संस्कृति को पहचानते हुए वो आगे बढ़े। इसके लिए संस्कृति विभाग के द्वारा निरंतर हम लोग रचना योजना बना रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम धर्मस्व विभाग की बात करें तो आज 20 लोक बन के मध्य प्रदेश में तैयार हुए हैं, जिसमें महाकाल लोक जब से बना है तो फुटफॉल भी बड़ी है। इस वर्ष 13 करोड़ 67 लाख से ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश की धरती पर आए, अपने आप में रिकॉर्ड है। तो महाकाल लोक की तर्ज पर और भी मध्य प्रदेश में 20 लोगों का निर्माण, अधिकतर लोगों का निर्माण हो गया, और कुछ लोग जो रह गए उनका निर्माण निरंतर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं धार्मिक क्षेत्र में सनातन संस्कृति कैसे आगे बढ़े, उसके लिए धर्मस्व विभाग के द्वारा हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है उसका प्रतिफल भी जिस प्रकार से फुटफॉल बढ़ रही है मध्य प्रदेश में, जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है, वो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि हम जिस बात को लेकर चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बनेगा। और फिर अपन बात करें, ये राम वनगमन पथ का काम भी हमने शुरू किया है। ऐसे 13 स्थानों को चिन्हित किया जहां भगवान राम के चरण पड़े। सबसे ज़्यादा वो चित्रकूट में रुके। लोग कहते हैं 11 वर्ष से अधिक समय भगवान राम ने चित्रकूट में बिताया। तो चित्रकूट से शुरू करके ऐसे 13 स्थानों को, अमरकंटक से लेकर ऐसे 13 स्थानों को चिन्हित किया गया है। उन सारे स्थानों को आपस में पुष्पित करने के लिए, पल्लवित करने के लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महाकाल लोक बनने के बाद ये हमारा मध्य प्रदेश शिवमय तो हो ही गया था। उसके बाद राम वनगमन पथ पर हमने काम शुरू किया। ओरछा में राम राजा सरकार को लेकर ओरछा धाम बन रहा है, 200 करोड़ की लागत से वो भी बन के तैयार हो रहा है। तो राममय भी हम मध्य प्रदेश को करने की ओर अग्रसर हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कृष्ण पाथे योजना शुरू की, जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं की। संदीपनी आश्रम से हम शुरू कर रहे हैं। तो जहां जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं की, उन स्थानों को भी विकसित करने का काम, उन स्थानों
को हाईलाइट करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही। तो कुल मिला के ये धर्मस्व विभाग के माध्यम से धर्म और संस्कृति की पताका किस प्रकार से आगे हम ले जाएं, उस बात को लेकर हम काम कर रहे हैं। आपने जैसा कहा कि धर्म और संस्कृति की पताका को आप आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं या धार्मिक स्थल हैं जिस तरह से विकसित हो रहे हैं, पब्लिक आती है, दर्शन करती है, चली जाती है, मूल उद्देश्य मुझे लगता है कि कहीं इससे ज़्यादा गहरा है, धर्म और संस्कृति से परिचय कराना, भारत की जो मूल सोच है उस तक लोगों तक पहुंचाना और लोगों को उस तक पहुंचाना। तो इस सोच में क्या इन लोगों का सिर्फ बाहरी डेवलपमेंट ही पर्याप्त है? देखिए, बाहरी डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा। उसका कारण है कि जब आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो उसका उतना प्रतिफल मिलने वाला नहीं। जब हम जैसे महाकाल लोक बना, तो महाकाल लोक बनने के बाद ये मॉडल अपने आप में एक रोजगार के मॉडल भी साबित हुए। जब इतने फुटफॉल बढ़ी तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला। तो कुल मिला के ये मॉडल केवल धार्मिक मॉडल ना रहें, ये रोजगार परक भी बने, ऐसी रचना योजना भी इन मॉडल्स के माध्यम से हम बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोक निर्माण हो रहे हैं वहाँ लोगों को रोजगार भी मिले, उस दृष्टि से भी सरकार काम कर रही है। उसके लिए विभिन्न प्रकार के दुकानें भी बनाई जा रही हैं, फूड कोर्ट भी बनाए जा रहे हैं जहाँ लोगों की भोजन व्यवस्था रहेगी। तो कहीं ना कहीं धार्मिक व्यवस्था तो सुदृढ़ हम कर ही रहे हैं, साथ साथ रोजगार, लोगों को रोजगार देने की जो बात है उस पर भी सरकार काम कर रही। तो मुझे लगता है ये भी अपने आप में बड़ी बात है। नहीं, धर्मस्व विभाग की आखिर मूल संरचना क्या है, उसकी सोच क्या है इसके गठन की? आखिर किस वजह से ये विभाग बना और आज इस विभाग को लेकर सरकार कहाँ तक पहुंची? देखिए, इसकी मूल सोच यही है कि हमारी जो पीढ़ी है वो अपनी वास्तविक संस्कृति को जाने, हम अपने पूर्वजों को याद करें। उन्होंने जो नैतिक मूल्य दिए, जैसे ओरछा में राम राजा सरकार का लोक है, राम वनगमन पथ है, इसके महत्व तो बड़े हैं। क्योंकि जब भगवान राम के गुणों को युवा पीढ़ी अपने जीवन में उतारेगी तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। भगवान राम सुबह उठते थे तो क्या करते थे? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा, ये लिखा है तुलसीदास जी ने। तो ये केवल पढ़ने के लिए नहीं लिखा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब लिखा तो ये इसलिए लिखा कि जब कोई रामचरितमानस पढ़े तो वो अपने जीवन में सुबह उठ के माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करे। आज संसार में जितने प्रकार की विसंगतियां हैं, आज भाई का भाई के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, ये रामचरितमानस में आपको सीखने को मिलता है। पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, रामचरितमानस हमको सिखाती है। तो कहीं ना कहीं रामचरितमानस जो भगवान राम की प्रतिमा गढ़ी गई, मर्यादा पुरुषोत्तम कि जीवन में रहते हुए मर्यादाओं का पालन करते हुए हम अपने जीवन को कैसे उत्कृष्ट बना सकते हैं, उच्च बना सकते हैं, अच्छे आदर्शों की ओर ले जा सकते हैं। तो कुल मिला के धर्मस्व विभाग का मूल बात यह है कि जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भगवान शिव हो, इन्होंने जो अपने जीवन से समाज को दिशा देने का काम किया। जैसे भगवान शिव ने जब हलाहल निकला तो लोगों ने कहा कौन पिएगा, तो भगवान शिव समाज को दिक्कत से बचाने के लिए उन्होंने हलाहल धारण किया अपने गले में। तो ये एक महापुरुष कहीं ना कहीं हमको शिक्षा दे के जाते हैं कि देश समाज और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए हमको प्रेरित होना चाहिए। भगवान राम की बात करें तो भगवान राम ये मर्यादा पुरुषोत्तम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ तो पढ़ाते ही हैं, साथ में देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाते हैं। आप याद करिए, भगवान राम ने जब लंका को जीत लिया, रावण को मार के लंका को जीत लिया, तो उनके भाई लक्ष्मण ने कहा कि क्यों ना भैया हम यहीं रह जाएं, सोने की लंका है, विभीषण भी अपना भक्त है, मना नहीं करेगा। तब भगवान राम ने क्या कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका अच्छी नहीं लगती, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो ये सारी बातें भगवान राम के जीवन चरित्र से हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। तो ये धर्मस्व विभाग के द्वारा जब हम अपने महापुरुषों का महिमा मंडन करने का काम करते हैं, महापुरुषों
के बारे में बताने का काम करते हैं, तो जो आने वाली पीढ़ी है उन महापुरुषों के बारे में जानकर उनको पूजने का काम तो करती ही है, साथ में उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का भी काम करती है। भारतीय संस्कृति और ख़ास तौर पर जब धर्मस्व की आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो उसका मूल उद्देश्य मुझे लगता है कि हिंदुत्व का उत्थान है। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश की स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर अनेक मत, पंथ, संप्रदाय और धर्मांतरण, ये सारी चीज़ें एक विविधता की ओर ले जा रही हैं, बंटवारे की ओर ले जा रही हैं। एक मत दूसरे मत का सम्मान नहीं करता, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का सम्मान नहीं करता, और एक दूसरे पर हड़पना चाहते हैं, एक दूसरे के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह के तरीके आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो लोग हिंदुत्व को समझ नहीं पाए। हिंदुत्व की विचारधारा क्या है? हमने कभी किसी को, जैसे अटल जी ने पंक्ति लिखी, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, अरे भूभाग नहीं मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है। तो हिंदुत्व को आप अपन समझ नहीं पाए। हिंदुत्व कभी ये नहीं कहता कि आप दूसरे धर्म का आप सम्मान ना करिए। अपना हिंदुत्व जो कहता है कि अयम निज परोवेती गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा है तुम्हारा है, छोटे लोग बात करते हैं। हमारा हिंदुत्व जो कहता है कि सारा संसार ही हमारा कुटुंब है। ये हिंदुत्व जो कहता है कि एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान लोग उसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। दूसरे धर्म तो ये कहते हैं कि भाई आप इस भगवान की पूजा करो तभी आपको वो मिलेगा, लेकिन हिंदुत्व ये नहीं कहता। हिंदुत्व कहता है कि एकम सद, सत्य एक है, विद्वान लोग उसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। तो ये हिंदुत्व की विशेषता है। हिंदुत्व को, और हिंदुत्व क्या है, धर्म क्या है, ये जीवन जीने की कला है। कहीं ना कहीं लोगों ने उसको ये चुनावी राजनीति के चलते कहीं ना कहीं उसको ठीक से व्याख्या नहीं की। अपना हिंदुत्व जो कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम ये भी तो कह सकते थे कि हिंदू भवन्तु सुखिनः, हमने नहीं कहा। हमने क्या कहा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब मंगल हो, सबका कल्याण हो। जब हम सबकी बात करते हैं तो उसमें केवल व्यक्ति, केवल मनुष्य नहीं आते, उसमें पशु पक्षी भी आते हैं, प्रकृति भी आती। कितना विशाल चिंतन है। स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाकर कहते हैं, जो अपनी अपनी बात करते हैं वो तो कुएं के मेंढक हैं। ये हिंदुत्व जो कहता है कि चाहे किसी भी रास्ते से जाओ पहुंचोगे उसी परमपिता परमेश्वर तक। वही बात कह रहा हूँ ना सर, कि हिंदुत्व को लोग नहीं समझ पा रहे। इसीलिए आपके मंचों पर जो धर्मगुरुओं में मौजूद धर्मगुरु हैं वो एक जगह जाते हैं और हजारों लोगों को शपथ दिलाते हैं कि मैं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। अनेक मिशनरीज काम कर रही हैं जगह जगह। आपके दमोह में ही सबसे बड़ी समस्या धर्मांतरण की है। तो ये कैसे पनप रहे हैं, कैसे पैर पसार रहे हैं? देखिए, इस प्रकार की विचारधारा को लेकर जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो दिग्भ्रमित है। और इस प्रकार की कोई घटना, धर्मांतरण की घटना अगर सामने आती है तो हम लोग उस पर पूरी ताकत के साथ काम करते हैं। और ऐसी ताकतें जो कहीं ना कहीं सेवा के नाम पर षड्यंत्र करके अपने भोले भाले हिंदू समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को, हरिजन समाज के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, तो उन लोगों पर अगर कोई ऐसा मामला प्रकाश में आता है तो हम लोग उन पर कार्रवाई भी करते हैं। और इस प्रकार की घटनाएं यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने तय किया है कि हम होने नहीं देंगे। किसी प्रकार की, इस प्रकार की घटनाएं जो धर्म विरोधी हैं या कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म को आघात करने का काम करती हैं, तो मुझे लगता है कि इन सारी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और इस प्रकार की कोई घटना आती है तो सरकार तुरंत कार्रवाई भी करती है। धर्म संस्कृति में अपने स्वधर्म को समझना, मूल रूप से भारतीय संस्कृति और राष्ट्र के प्रति प्रेम की जो भावना आपने हिंदू धर्म के उदाहरण के माध्यम से बताई, वो जन जन तक पहुंचे, उसकी मूल भावना से परिचित हों। और जो
ऊंच नीच भेदभाव की घटनाएं हो जाती हैं, ख़ासतौर पर बुंदेलखंड में भी ऐसी कई घटनाएं आती हैं। जब दलितों के साथ, निचले तबकों के साथ कोई घटना होती है तो वो एक घटना पूरे समाज को आंदोलित करती है। ये चिंता का विषय नहीं है क्या? देखिए, पहले तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ी है तो ये घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। अब इक्का दुक्का कभी कोई घटना सुनने मिल जाती है, लेकिन आज के समय में हम देखें तो ये घटनाएं धीरे धीरे मुझे लगता है नगण्य हो गई हैं। पहले मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो इस प्रकार की घटनाएं आम होती थीं। अब धीरे धीरे लोगों की विचारधारा में भी परिवर्तन आया है और कुछ लोग दूसरे विचारधारा के लोग आज भी हैं। तो धीरे धीरे जब नई पीढ़ी जो आ रही है, मुझे लगता है कि नई पीढ़ी में इस प्रकार की भावना जिस प्रकार पहले रहा करती थी वो धीरे धीरे कम हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। सारे हिंदू आपस में सहोदर हैं, भाई भाई हैं, कोई भी हिंदू नीच या पतित नहीं होता और सभी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। तो अवतार तो भगवान अंतर मन में भी लेकर लोगों को बदल सकते हैं। शुरुआत में ही आपने कहा कि असमानता, भेदभाव, अपराध, इन सब की जड़ सांस्कृतिक पतन और धर्म से दूरी। तो ये स्थितियां समाज में दिखती हैं, चाहे वो रेप हो, सामूहिक हत्याकांड हो या अन्य तरह के जघन्य अपराध, इसके पीछे धर्म की और संस्कृति की हानि ही है। तो सरकार इनको रोकने के साथ साथ लोगों में जन जागरूकता, सांस्कृतिक उत्थान और धार्मिक सोच और समझ पैदा करे, इसके लिए कुछ सुनियोजित रणनीति के तहत काम कर रही है ये सरकार? देखिए, जब व्यक्ति धर्म से जुड़ जाता है तो इस प्रकार की घटनाएं ऑटोमेटिक बंद होती हैं, मेरा ये मानना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग इस प्रकार की घटनाएं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो धर्म से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने भगवान राम को नहीं पढ़ा है, उन्होंने भगवान शिव को नहीं जाना है। तो कुल मिला के ये है कि इस प्रकार की घटनाएं वही लोग करते हैं जो कहीं ना कहीं धर्म को मानने वाला व्यक्ति लोक परलोक की भी चिंता करता है कि भाई अगर हम अब यहाँ गलत करेंगे तो वहाँ गलत होगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जब हम अपने महापुरुषों के बारे में जानेंगे तो धीरे धीरे ये घटनाएं कम होंगी और पहले की अपेक्षा घटनाएं बहुत कम हुई हैं, मेरा ये मानना है। और आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार की संस्कृति आजकल टीवी चैनलों के माध्यम से इस प्रकार की कई बातें, जिस प्रकार के सीरियल्स चलते हैं, मुझे लगता है इससे भी वातावरण प्रदूषित होता है। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार की बातें आती हैं, जिस प्रकार का प्रदर्शन किया जाता है, तो मुझे लगता है इन घटनाओं के पीछे इन बातों का भी बड़ा रोल है। वही मैंने कहा सर कि आप धर्म के साथ संस्कृति विभाग के भी मंत्री, तो धर्म और संस्कृति की रक्षा, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया या हर तरह से आक्रमण है धर्म और संस्कृति पर, इस आक्रमण से लोग बचें, लोग समझें कि धर्म और संस्कृति क्या है, इसके लिए सरकार कहीं कोई कदम प्रोएक्टिव होकर उठाए, इसकी उम्मीद की जाती है। नहीं, तो सरकार निरंतर कदम उठा रही है और सरकार निरंतर जन जागरूकता का भी काम कर रही है। और जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जो समाज के नाम पर कलंक है, सरकार उन पर त्वरित कार्रवाई भी करती है और उनको दंडित करने का काम भी सरकार निरंतर कर रही है। संस्कृति विभाग के आप मंत्री हैं, भारतीय संस्कृति का उत्थान मध्य प्रदेश के दिल से शुरू हुआ भी है, बड़े स्तर पर आप काम कर रहे हैं। तो सांस्कृतिक केंद्रों को विकसित करने के साथ साथ आप धर्म के लिए अद्वैत केंद्र तक स्थापित किया, आचार्य शंकर की प्रतिमा स्थापित की। तो ये सब चीज़ें जो शुरू हुई हैं वो कहाँ तक जाएंगी? कोई रोड मैप आगे आप और कितने बड़े काम और कदम उठाने वाले हैं? कहाँ तक जाएंगी तो ये जाने का तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं है, जहाँ पूर्णता और मर्यादा। तो कुल मिला के ये है कि ये निरंतर सुधार, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो एक दिन में ख़त्म होने वाली प्रक्रिया नहीं। तो जितना अपन आगे ले जा सकते हैं उसको ले जाएंगे। और जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हम मनुष्य का एक उद्देश्य होता है कि मनुष्य से हम मनुष्य ना रहें, मनुष्य से देवत्व की ओर हम जाना चाहते हैं।
भाई एक हमको मनुष्य का जन्म मिला, किसी ने गलत कर्म किए तो मनुष्य से वो असुरत्व की ओर चला गया, और जो अपनी अच्छी सोच के साथ काम करता है तो वो देवत्व की ओर भी जाता है। तो कुल मिला के अपना जो उद्देश्य है कि ये जो आने वाली पीढ़ी है किस प्रकार से असुरत्व की ओर न जाके देवत्व की ओर जाए, उस बात को लेकर हम सबको काम करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं विचार क्रांति को लेकर हमारे विचार अच्छे हों, हम सुविचारों को लेकर आगे बढ़ें, तभी ये सारी चीज़ें संभव हैं। और कुविचारों के साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा पतन होगा, और सुविचारों के साथ चलेंगे, आगे बढ़ने की ओर चलेंगे तो मुझे लगता है कि उन्नति होगी, उत्थान होगा। जी, ग्लोबल कल्चरल एक तरह से साझेदारी की बात हो रही है, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जगह जगह जाते हैं, तो विदेशों में जो भारत के सांस्कृतिक केंद्र हैं या विदेश की अच्छी संस्कृति भारत और मध्य प्रदेश के साथ साझेदारी के साथ आगे बढ़े। अभी स्पेन की यात्रा भी हुई, दुबई की यात्रा भी हुई। सांस्कृतिक साझेदारी को लेकर वैश्विक स्तर पर मध्य प्रदेश की पहचान और साझेदारी के क्षेत्र में बढ़त कैसे हासिल होगी, इसको लेकर कोई सोच समझ या आगे? देखिए, मध्य प्रदेश में पर्यटन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की संस्कृति भी महान है। मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं भी हैं जी। और मध्य प्रदेश में अपन प्राकृतिक रूप से देखें तो मध्य प्रदेश बहुत समृद्ध है। वाइल्ड लाइफ हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। हम टाइगर स्टेट भी हैं, हम वल्चर स्टेट भी हैं, चीता स्टेट भी हैं, लेपर्ड स्टेट भी हैं। कुल मिला के जितने प्रकार की सांस्कृतिक विविधताएं होना चाहिए वो सारी विविधताएं मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से भी हमको आगे जाना है। हमारी संस्कृति भी बड़ी महान है तो उसको भी आगे लेकर चलना है। इन सारी बातों को लेकर सरकार निरंतर योजनाएं बना रही हैं। अभी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की विदेश यात्रा हुई जिसमें वो स्पेन गए और स्पेन के विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों को के उन्होंने दर्शन किए और कहीं ना कहीं कई एमओयू भी साइन हुए जो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को वहाँ ले जाने का काम करेंगे कि और वहाँ की जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं वो मध्य प्रदेश उससे परिचित होगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये संस्कृति को आगे ले जाने को लेकर मुझे लगता है बड़ा कदम है और इस के जल्दी ही सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में जैसा आपने कहा पर्यटन की अपार संभावना, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, हर क्षेत्र में जो प्रचुरताएं हैं उनका ग्लोबल लेवल पर प्रचार प्रसार हो, इसके लिए फिल्म सिटी की आवश्यकता बहुत पहले के संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने फिल्म सिटी बनाने की बात कही थी और बीजेपी की सरकार लगभग हर बार ये बात करती है। तो इस दिशा में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, फिल्म पर्यटन को लेकर अब मोहन यादव जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी 350 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग मध्य प्रदेश की धरती पर हुई है और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड भी मध्य प्रदेश को मिला हुआ। अब लोग मध्य प्रदेश में आकर कहीं ना कहीं शूटिंग करना चाहते हैं और उसके लिए सरकार अनुदान भी दे रही है। जो मध्य प्रदेश की धरती पर आकर शूटिंग करना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और अच्छी अच्छी फिल्में जैसे अभी लापता लेडीज़, वो तो ऑस्कर में नॉमिनी बन के गई। तो कुल मिला के ये कि लापता लेडीज़ है, स्त्री 2 है, इस प्रकार की बहुत सारी फिल्में जो है मध्य प्रदेश में बन रही हैं और फिल्म सिटी बनाने की भी रचना योजना बनी है और जल्दी ही आपको मध्य प्रदेश की धरती पर फिल्म सिटी बनाने की जो संकल्पना है वो भी हम पूरा करेंगे। और मुझे लगता है कि फिल्म पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक उभरता हुआ राज्य बन के आया है और आज अधिकतर आप लोगों से पूछेंगे कि सबसे अच्छा राज्य कौन सा है तो फिल्म वाले कहेंगे कि मध्य प्रदेश जो है फिल्म पर्यटन की दृष्टि से जिस प्रकार की हमने सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो इसके लिए जो फिल्म निर्माता आते हैं उनका पूरा सहयोग करने का काम फिल्म पर्यटन बोर्ड के माध्यम से हम करते हैं। तो मुझे लगता है कि फिल्म पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश आने वाले समय में
क्रमांक 1 का प्रदेश बनेगा, इसके लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। आगे एक बहुत बड़ा उत्सव और आयोजन होने वाला है, सिंहस्थ। इसके लिए क्या आपकी कार्य योजना है? इस बार का सिंहस्थ, चूँकि हम इतना आगे पहुंच गए हैं, देश में ग्लोबल पहचान बनाने वाले राज्य के तौर पे हम उभर रहे हैं, तो सिंहस्थ अपने आप में अनूठा, अद्भुत और अब तक का सबसे वृहद विश्व आयोजन हो, इसके लिए कुछ सोच है? देखिए, सिंहस्थ के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने अभी से काम करना शुरू किया है और इस बार का सिंहस्थ दिव्य और भव्य सिंहस्थ होगा। ऐसा सिंहस्थ होगा कि भूतो न भविष्यति। इसके लिए हम सब लोग तैयारियां कर रहे हैं और इसके लिए इस बार एक नई पहल जो हमने की है यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, कि इस बार जो संरचनाएं बन रही हैं वो स्थायी संरचनाएं हम बना रहे हैं। पहले क्या होता था कि संरचनाएं बनती थीं, पैसा सरकार का खर्च हो जाता था, सिंहस्थ होने के बाद वो संरचनाएं ध्वस्त हो जाती थी। लेकिन इस बार की जो रचना योजना बन रही है कि पैसा जरूर ज़्यादा लग जाए लेकिन एक बार स्थायी संरचना बन जाए, वहाँ जो आश्रम इत्यादि हैं वो स्थायी बन जाए, जो भी वहाँ व्यवस्थाएं होती हैं वो स्थायी व्यवस्थाएं बने जो लंबे काल तक चलें, केवल एक सिंहस्थ तक नहीं, अगले सिंहस्थ में भी वो काम आए। तो इसके लिए स्थायी संरचनाओं के निर्माण को लेकर सरकार काम कर रही है और अभी से रचना योजना बनाना हमने शुरू की है। एक बड़ा भारी बजट राशि भी इस बार हमने अभी से सिंहस्थ को देना शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि इस बार का सिंहस्थ बहुत दिव्य और भव्य होने वाला है और मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये सिंहस्थ अपने आप में मुझे लगता है ऐतिहासिक सिंहस्थ होगा जिसकी चर्चा लंबे समय तक होगी। जी, इंटरव्यू के आखिरी चरण में आपके क्षेत्र की बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप एक विधायक भी हैं और वहीं से आपके मंत्री पद तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त होता है। तो क्षेत्र की जनता, उनकी अपेक्षाएं, उम्मीदें, मंत्री के तौर पर, इससे पहले विधायक भी रहे आप, आज कहां आप पहुंचा पाए हैं जवेरा को? देखिए, जवेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है और बड़ी संख्या में मुझे लगता है कि वहाँ भी विकास की असीम संभावनाएं हैं। अभी रानी दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है वो हमारे विधानसभा में ही आता है, तो वहाँ पर भी मुझे लगता है कि अभी टाइगर तो छोड़े ही हैं, आने वाले समय में टाइगर रिजर्व के रूप में एक बड़ा एक रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से, और वो इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है कि वो एशिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आने वाले समय में बनेगा। तो मुझे लगता है कि वो चूँकि हमारे जवेरा विधानसभा को भी कनेक्ट करता है, वो सागर की बड़ी सीमा में है वो, तो मुझे लगता है कि जवेरा विधानसभा में विकास की असीम संभावनाएं हैं। और अभी आपको याद होगा कि रानी दुर्गावती जी के नाम पर हमने एक कैबिनेट जवेरा विधानसभा में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में की, क्योंकि सिंगौरगढ़ जो है रानी दुर्गावती जी की राजधानियों में से एक था। तो ये गांव में जाके कैबिनेट करना, ये अपने आप में सरकार की सोच को बताता है कि यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार एक छोटे से गांव में जाकर भी कैबिनेट कर सकती है और अपने महापुरुषों को हाईलाइट करने का काम हम कर सकते हैं, चाहे रानी दुर्गावती हों, चाहे लोकमाता अहिल्याबाई हों, चाहे राजा भभूत सिंह हों, शंकर साय, रघुनाथ साय हों, बिरसा मुंडा हों। इन सारे ऐतिहासिक बातों को लेकर हम काम कर रहे हैं और कुल मिला के हमारा जवेरा विधानसभा क्षेत्र को लेकर और पूरे मध्य प्रदेश को लेकर ये है कि रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त हों। उसके लिए अभी हमारी सरकार ने होम स्टे की परिकल्पना पर काम करना शुरू किया, जिसमें 300 से ज़्यादा होम स्टे अभी बन चुके हैं और हमारा उद्देश्य है कि 1000 से ज़्यादा होम स्टे हमको मध्य प्रदेश में बनाना है। होम स्टे का तात्पर्य ये है कि विदेशी पर्यटक या बाहर से आने वाला, शहर में रहने वाला आदमी जो गांव की संस्कृति को जानना चाहता है वो उन होम स्टे में रुकेगा। वो होम स्टे जैसे गांव के मकान होते हैं वैसे ही हम बनाते हैं, वैसे ही चूल्हे की रोटी आगंतुक को खिलाते हैं, अतिथि देवो भव की जो परंपरा है उसका पालन करते हुए। तो होम स्टे के माध्यम से एक बड़ा प्रयास सरकार ने अभी शुरू किया है और मुझे लगता है कि ये होम स्टे आने वाले समय में वरदान भी साबित होंगे और इन होम स्टे के माध्यम से
लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इन सारी बातों को लेकर बहुत सारी बातें हैं, अगर विस्तृत में जाएंगे तो लंबा समय लगेगा। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 का प्रदेश कैसे बने, इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में नए नए नवाचार भी हम कर रहे हैं। जैसे अभी पीएम श्री वायु सेवा हमने शुरू की, विभिन्न स्थानों को हमने वायु सेवा से जोड़ा, भी हेलीकॉप्टर सेवा भी जल्दी ही शुरू होने वाली है। तो कुल मिला के ये है कि किस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। जी, तो धर्मेंद्र लोधी जी बहुत बहुत धन्यवाद। लोधी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोनों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धार्मिक विरासत को आगे ले जाने की सोच मध्य प्रदेश को अपनी मूल पहचान से जोड़ेगी, आगे बढ़ाएगी और विरासत के साथ विकास के एजेंडे को लेकर आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद लोधी जी। नमस्कार।